Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के। कुरुक्षेत्र का जिक्र आते ही उस युद्ध का स्मरण हो जाता है जिसे भीषण जंग के लिए जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के इस धरा पर ही महाभारत की लड़ाई हुई। यहीं कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। इन दिनों कुरुक्षेत्र में ऐसे ही चुनावी महाभारत चल रही है जिसमें राजनीतिक दलों ने जीत के लिए जी जान लगा रखी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी और हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट शुरुआत में कैथल लोकसभा सीट थी। कुरुक्षेत्र जिला अंबाला मंडल का एक भाग है जिस जिले का निर्माण 1973 में उस समय के करनाल जिले से अलग करके किया गया। बाद में जिले के कुछ भागों को कैथल और यमुनानगर जिलों में निर्माण के समय में स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कुरुक्षेत्र जिले में 3 उपमंडलों का समावेश है, थानेसर, लाडवा और पिहोवा। थानेसर उपमंडल में 2 तहसीलें आती हैं, थानेसर और शाहबाद। 2 उप तहसील हैं, लाडवा और बावैन। इसके अलावा पिहोवा उपखंड में पिहोवा तहसील और इस्लामाबाद भी उप तहसील में शामिल है और इस जिले के महत्वपूर्ण नगर कुरुक्षेत्र, थानेसर और पिहोवा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में सीटों का समीकरण, यहाँ के इतिहास के बारे में बताने से पहले आपको यहाँ के उम्मीदवार कौन-कौन हैं उसके बारे में बता देते हैं। उत्तर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी को ये सीट दे दी और यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपने यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य रहे उद्योगपति डॉक्टर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस छोड़कर आए उद्योगपति और 2 बार यहां से कांग्रेस के सांसद रहे नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया है। जिंदल के पिता भी यहां से सांसद रह चुके हैं, उनका नाम ओपी जिंदल था। इन उल्लू ने अभय चौटाला को मैदान में उतारा है और इस वजह से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 10 लोकसभा की सीटों में से एक सीट कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार मैदान में है। 1977 में यह सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी और 1977 से लेकर 2019 तक यहां पर 10 चुनाव हुए। इनमें से 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। बाकी चुनाव में अन्य दलों का कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नायब सिंह ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को भारी मतों से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम की बात किया जाए तो यहां पर बीजेपी की तरफ से नायब सिंह मैदान में उतरे थे, जिन्हें 6,86,588 वोट मिले, 55.98% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के निर्मल सिंह को 3,03,722 वोट मिले, 24.71% वोट प्रतिशत रहा था। बसपा की तरफ से शशि मैदान में उतरे, 75,533 वोट इन्हें मिल सका, 6.15% वोट प्रतिशत रहा। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी के राजकुमार सैनी यहां से चुनाव जीते थे। इनेलो के बलवीर सैनी दूसरे स्थान पर रहे। नवीन जिंदल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और यहां पर तीसरे स्थान पर रहे। तब से जिंदल ने इस सीट से किनारा कर लिया और 2019 में चुनाव नहीं लड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात किया जाए कि कौन किस पार्टी से उम्मीदवार रहा, तो बीजेपी की तरफ से राजकुमार सैनी मैदान में थे, जिन्हें 4,18,112 वोट मिले थे, 36.81% वोट प्रतिशत रहा। इनेलो से बलवीर सैनी मैदान में थे, 2,88,376 वोट उन्हें मिला था और 25.39% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के नवीन जिंदल को 2,87,722 वोट मिले थे, 25.33% वोट प्रतिशत रहा था। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। कैथल जिले के कैथल और गुहला, इसके अलावा पुंडरी और कलायत विधानसभा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर, शाहबाद, लाडवा और पिहोवा विधानसभा क्षेत्र और यमुनानगर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र रादौर इस सीट के अंतर्गत आता है। गुहला, शाहबाद और रादौर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, आरक्षित सीट है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से 64.17% यहाँ की साक्षरता बताई गई। 12,58,982 ग्रामीण वोटर हैं। 75.1
1% के करीब, 4,19,102 शहरी वोटर 25% के करीब। 2019 में कुल मतदाता की संख्या 16,76,407 की गिनती की गई थी। इस बार इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए कि यहाँ पर किस जाति की कितनी आबादी है, तो मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा सिख समुदाय की आबादी है 3 आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें मुस्लिम की आबादी 2.35%, अनुसूचित जाति के 23.7 और सिख समुदाय के 10.84% बताई जाती है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट शुरुआत में कैथल लोकसभा सीट थी और 1973 में कुरुक्षेत्र जिले का गठन किया गया। इसके बाद 1977 में पहली बार यहां पर आम चुनाव हुए थे। कौन किस पार्टी से अब तक यहां पर जीता आ रहा है, इसकी अगर बात करें तो 1957 में यहां पर मूलचंद जैन कांग्रेस से जीते, 1962 में देवदत्त पुरी कांग्रेस से जीते, 1967-1971 में गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस से जीते, 1977 में रघुवीर सिंह वेर्क जनता पार्टी से जीते, 1980 में मनोहर लाल सैनी जनता पार्टी सेकुलर से जीते, 1984 में सरदार हरपाल सिंह कांग्रेस से जीते, 1989 में गुरदयाल सिंह सैनी जनता दल से जीते, 1991 में तारा सिंह कांग्रेस से जीते, 1996 में ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा विकास पार्टी से जीते, 1998-1999 में कैलाशो देवी इनेलो से जीती, 2004-2009 में यहां से नवीन जिंदल कांग्रेस से जीते, 2014 में राजकुमार सैनी बीजेपी से और 2019 में नायब सिंह सैनी यहां से जीते बीजेपी की तरफ से। कुरुक्षेत्र और करनाल में बीजेपी संत सम्मेलन कर चुकी है। किसान आंदोलन का असर भी होने से इनेलो अभी अच्छे वोट हासिल करेगी और इससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ हालांकि कांग्रेस के लिए यहाँ पर एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला को समर्थन दिया है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी 2021 को केंद्र के किसान कानून का विरोध करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में नवंबर 2021 उपचुनाव में ऐलान के बाद फिर से जीत दर्ज की थी। अब कौन कौन इस यहाँ चुनावी रन में है और उसकी क्या प्रोफाइल है, ये भी बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल मैदान में है, जो इस सीट से 2 बार 2004-2009 में कांग्रेस से सांसद रहे। जिंदल 2014 का चुनाव बीजेपी से हार गए थे, 2019 में चुनाव नहीं लड़ सके और हरियाणा में सीट बंटवारे के समझौता के तहत कांग्रेस राज्य की कुल 10 सीटों में से 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और एक कुरुक्षेत्र को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया। इस बार कुरुक्षेत्र में विपक्षी खेमा सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ किसान प्रदर्शनकारियों के रुख में उत्साहित दिख रही है। हालांकि विपक्ष इस संभावना को लेकर भी चिंतित है कि किसान वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला के बीच में बंट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी के सर्वे में उन्हें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार पाए जाने के बाद नवीन जिंदल को मैदान में उतारा गया है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि वह चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले को लेकर जिंदल पर बीजेपी के हमले का जिक्र करते हुए हरियाणा आप के उपाध्यक्ष अनुराग ढांगा इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने नवीन जिंदल के लिए कौन सी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया। जहां अभय चौटाला आपके लिए चिंतित का विषय है, वहीं जननायक जनता पार्टी जेजेपी के उम्मीदवार पाला राम सैनी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खासकर सैनी समुदाय ओबीसी के बीच में, जो निर्वाचन क्षेत्र की आबादी का लगभग 8% है। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता दोनों बनिया अग्रवाल समुदाय से हैं, जो निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का 4.5% होने के बावजूद यहां पर चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीजेपी को ओबीसी, पंजाबी और ब्राह्मण समुदाय से बड़ी संख्या में वोट मिलने की उम्मीद है, जो निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का 24.5%, 6% और 8% के करीब करीब आता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जाट समुदाय के 4, सिख के 10 और दलित के 23.5% वोट मिल सकते हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र 2020 और 21 में किसानों के विरोध का केंद्र रहा था, जब 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद अब बीजेपी से नाराज क्षेत्र के किसान विपक्ष के लोकतंत्र, संविधान और तानाशाही के कथन को दोहरा रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र का रन कौन जीतेगा, ये कहना आसान नहीं होगा। जब 4 जून को यहां पर परिणाम आएंगे, तब ये इससे भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर
किसानों का समर्थन किस पार्टी के पक्ष में रहा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।